अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड चैप्टर इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड। और आज मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है सजेशंस फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग and reformation of United Nations Organization. This is today's topic. प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जो कोल्ड वार था हमारा वो कब खत्म हो गया था। पहले की ये शुरू कब हो गया था जब हमारा सेकंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ। सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होते ही दो सुपर पावर्स बनी थी, यूएसएसआर एंड यूएसए। तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में क्या चल रहा था? कोल्ड वार। जब कोल्ड वार खत्म हुआ तब एक ही सुपर पावर रह गई थी, तो वो कौन सी थी? वो है यूएसए। तो अब हमारे ग्लोबल वार में सिर्फ एक ही सुपर पावर रह गई, तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। बाइपोलर से यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो जब चेंज आया तो इसकी वजह से जो यूएन था इसकी स्ट्रक्चर्स में एक रिफॉर्म की जरूरत थी, यानी कि चेंजेस की जरूरत थी कोल्ड वार के बाद। तो वो चेंजेस क्या थे अब हम इसमें वो पढ़ेंगे। ये जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हम कहते हैं, कंप्राइजिंग 193 कंट्रीज। Its members are 193 countries. So world's largest and biggest organization. इसमें भी कहीं कहीं ये लग रहा है, कहीं खामियां हैं। तो जहां जहां खामियां हैं आप बताइए, और इसके साथ साथ में थोड़ा सा सजेशन बताइए कि कहाँ कहाँ पे खामियां हैं, इसमें चेंज लानी चाहिए। तो वही हमने आज चूज किया, रिस्ट्रक्चरिंग एंड रिफॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यानी यूनाइटेड नेशन जो है इसका जो स्ट्रक्चर है, पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और इसके स्ट्रक्चर में 6 ऑर्गन्स हैं। सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन। तो कहीं कहा है कि ट्रस्टशिप काउंसिल, तो इसका कोई नाम आजकल नहीं है, तो ये इसका स्ट्रक्चर बता दीजिए। और रिफॉर्मेशन और बता दीजिए कि कहाँ पे हमें चेंज लानी चाहिए। तो कुछ सजेशन सामने आई हुई हैं। इनफैक्ट कोफी अनान जो कि यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरीट के सेक्रेटरी जनरल भी रहे हैं, 2 बार रहे हैं। तो उनका मानना था कि कुछ चेंज जरूरी है यूएन में, कि यूएन जो है इस तरह से लग रहा है कि कहीं न कहीं जब हमने देखा 19 ऑनवर्ड्स ग्लोबल वार की हम बात करेंगे, या 2003 में जब इराक का इन्वेजन हुआ था। इनफैक्ट वो जो इन्वेजन था दैट वाज एक्चुअली द इन्वेजन ऑफ यूएसए इंस्टेड ऑफ यूएनओ। ठीक है, दैट वाज एक्चुअली द इन्वेजन ऑफ यूएसए इंस्टेड ऑफ यूएनओ because 75% troops were from American only, and it looks that UNO is just like a puppet in the hands of USA. So we need to restructure its organs. We need to perform it. So how and where? Here are some suggestions. Let me discuss them one by one. First is need is reformation is in structure and process. Dear students,
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात हम करेंगे। हमने आपसे कहा है कि इसका स्ट्रक्चर जनरल असेंबली सबसे बड़ा जो पहला ऑर्गन है इसका, लेकिन सबसे बड़ा इशू साल में एक बार मिलते हैं और सितंबर के 3rd ट्यूसडे ऑफ सितंबर में मिलते हैं। तो कुछ दिन के डिस्कशन वहाँ चलते रहते हैं, कभी बजट से रिलेटेड, कभी कोई मेंबरशिप अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ये मिलते रहते हैं, वहाँ पे डिस्कशन होते रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कमी है कि साल में एक मीटिंग में दिन में तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। या दूसरी एक बात है कि सिक्योरिटी काउंसिल की हम बात करेंगे, इसके टोटल परमानेंट मेंबर्स 5 हैं, परमानेंट 5 मेंबर हैं। तो जब ये 5 नहीं, वो जब ये 5 हैं, तो ये जो 5 मेंबर हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर है, वो दुनिया को जैसे चलाना चाहेंगे वैसे ही चला रहे हैं। दुनिया के डिस्प्यूट ऐसे ही पड़े हुए हैं, कभी सीरिया की प्रॉब्लम है, कहीं कश्मीर का मामला है, कभी फलस्तीन की प्रॉब्लम है, कभी कीमिया का मसला है। दुनिया के सारे मामला ऐसे ही है। तो ये 5 कंट्री जो है, जो कि यहाँ पर एक टाइप की डिक्टेटर बनी हुई है। सिक्योरिटी काउंसिल में तो इस स्ट्रक्चर में, इस ढांचे में कहीं न कहीं तब्दीली हमें लानी चाहिए। या जो हम इंटरनेशनल कोर्ट की बात करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट है। ये दुनिया की सबसे बड़ी अदालत, जहाँ हर स्टेटस के मामला हल होते हैं। स्टेटस की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वहाँ हल होती हैं, उनका मसला वहाँ निकाला जाता है। लेकिन फिर लास्ट पर हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ जो है, यहाँ पे देयर इज नो कोर्सिव फोर्स बिहाइंड इट, उसके पीछे कोई फोर्स नहीं है। हम अपनी स्टेट की बात करते हैं, कोई भी सॉवरेन स्टेट जो भी है, जो भी होती है, इफ ए पर्सन violates the law, definitely he or she is punished. If a person violates the law, definitely he or she is punished. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे हम, कि अगर हम दुनिया की बात करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सिक्योरिटी काउंसिल का काम यह है कि दुनिया की डिस्प्यूट को सॉल्व करना। कहीं न कहीं यहाँ मेंबरशिप लिमिटेड है, तो कुछ मसले हैं, यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन लानी चाहिए। तो कोफी अन्नान ने कुछ सजेशन दी थी। तो सबसे पहले कहा था इसके स्ट्रक्चर में, उसके प्रोसेस में, उसके काम में तेजी लानी है। उसका जो वर्क है, जो मैं अभी बात कर रही थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट जहाँ स्टेटस के मामला हल होते हैं, लेकिन उनके पीछे बैकिंग नहीं है। कोई भी मसला जब इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर स्टेटस को डायरेक्शन दी है, स्टेटस को डायरेक्शन दी जाती है कि आप ऐसा नहीं करते, स्टेटस नहीं मानती है, फिर कहती है नहीं ऐसा नहीं करेंगे, मगर इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो बेबस हो, वो कुछ नहीं कर पाती। Because they have not any force behind these laws. They have not any force behind these laws. तो अब हमारे स्टेटस की बात करें, कोई सॉवरेन कंट्री की बात करें, जब एक शख्स कोई क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट डेफिनेटली मिलती है, और पनिशमेंट की वजह से वो दोबारा वो क्राइम नहीं करता है। तो स्टेटस क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर देखिए करती जा रही है। जिस तरह से उनको आएगा, मतलब ये कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, कि वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है दूसरी स्टेट्स के लिए, क्योंकि उनका कोई डर नहीं, उनका कोई रोकने वाला नहीं। तो इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सबसे बड़ा मामला जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी मेंबरशिप इंक्रीज करनी चाहिए। अगर हम परमानेंट मेंबर की बात करते हैं, 5 कंट्रीज ऑफ परमानेंट मेंबर्स,
5 countries are permanent. These are 5 countries are permanent members, just like USA, UK, France, China or Britain. These are the 5 countries are permanent member. ठीक है. और जो नॉन परमानेंट है तो वो 10 5 members are non permanent, and we appoint them after 2 years. After 2 years they only enjoy the term. नॉन परमानेंट कंट्रीज जो है दे ओनली एंजॉय द टर्म आफ्टर 2 years. तो ये जो मेंबरशिप है इसमें थोड़ा एनहांस होनी चाहिए. 5 ही नहीं, अरे और बढ़ाए इसकी मेंबरशिप और बढ़ाए, इसकी 10 करे, मेंबरशिप 10 रखे, 15 रखे, 20 रखे. इसमें और भी रीजन उसको इन्वॉल्व करे. लैटिन अमेरिकन करे, एशियन कंट्री की बात करे, एशियन को करे. इसी तरह से हम यहाँ पे बात करेंगे एशिया की या अफ्रीकन कंट्रीज की बात करेंगे, उनको भी आप ऐड कर लीजिए. वीटो पावर शुड बी एबॉलिश्ड. तो एक इम्पोर्टेंट डिफेक्ट, सबसे बड़ा डिफेक्ट जो है, ये जो 5 कंट्रीज हैं दे आर एंजॉयिंग वीटो पावर. यानी आप वीटो की पावर की बात करें. वीटो पावर क्या है? वीटो पावर मीन्स ए सिंगल नेगेटिव वोट इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव वोट्स. 5 कंट्री से कोई मसला हल करना है, 4 कंट्रीज कहती है कि नहीं इस मसले को ऐसे हल होना है, एक करती है नहीं इसको हल नहीं होता है. तो एक के बगैर की वोट की वजह से सारा का सारा मामला लटका रहता है. तो द कंट्रीज एंजॉय वीटो पावर, स्पेशल पावर. इसको हटा दीजिए, ऐसा कर लीजिए कि यहाँ पे वोटिंग रूल्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शुड बी चेंज्ड. जो वोटिंग रूल्स आपने रखे हैं इसको चेंज कर लीजिए. ऐसा होना चाहिए कि 5 मेंबर है, 3 का डिसीजन पॉजिटिव है, बस ऐसा मसला हल कर लें. 2 की नेगेटिव वोट से फर्क नहीं पड़ता है, मेजॉरिटी देख लीजिए. मगर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 5 में से 5 बराबर कोई सी पॉलिसी पास करे, कोई भी डिसीजन जो है इसको पास करे, तब जाके वो प्रॉब्लम हल होगी. और वो मसला हल होते नहीं, क्योंकि स्टेट्स के अपने इंटरेस्ट्स हैं. कभी चाइना नहीं चाहता है, कभी अमेरिका नहीं चाहता है, कभी बरतानिया नहीं चाहता है. तो इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन शुड बी गिवन. अमेरिकन स्टेट्स आपसे हतमी है. इन लोगों को क्या करने चाहिए कि इन्हें सोचना नहीं चाहिए कि हमें 5 नहीं बल्कि हमें लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, एशियन कंट्रीज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए. जब आप कहते हैं कि हम किसको परमानेंट बनाएं, तो देखिए क्या वो कंट्री मिलिट्री के लिहाज से स्ट्रांग है? क्या वो कंट्री मिलिट्री के लिहाज से स्ट्रांग है? इकोनॉमिक के लिहाज से स्ट्रांग है? ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से स्ट्रांग है? इसी तरह से एजुकेशन के लिहाज से आगे है. तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं. बहुत सालों से हिंदुस्तान भी ट्राई कर रहा है कि परमानेंट सीट्स के लिए, या बहुत सालों से जापान है, जर्मनी है, वो भी क्लेम कर रहे हैं कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए. तो ये डिजायर है इन स्टेट्स की. और जब इन स्टेट्स की डिजायर है और इन स्टेट्स के पास वो सब कुछ है जो एक परमानेंट मेंबर के लिए होना चाहिए, तो वी शुड नॉट you include them as the members of सिक्योरिटी काउंसिल. उससे ये होगा जब मेंबरशिप एनहांस होगी तो डिसीजन लेने में आसानी हो सकती है. तो कुछ चीजें हैं रिफॉर्म करना है इसको. जैसे मैंने आपको कहा रिफॉर्मेशन लानी है सिक्योरिटी काउंसिल में, रिफॉर्मेशन लानी है मेंबरशिप में, इंक्रीज करनी है मेंबरशिप में, चाहे परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो. ट्रस्टीशिप काउंसिल का कोई काम नहीं है, इसको आप हटा दीजिए. इसको आप हटा भी सकते हैं. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
We should be a legal bounding. We should be a coercive force behind their laws. कुछ उनको होना चाहिए, तभी जाके दुनिया उनसे डरेगा और उनको एक्सेप्ट करेंगे उनके ऑर्डिनरीज, तभी जाके वो परमानेंट वो जाके पीसफुल मेंटेन हो सकता है। ये सारी चीजें जो है जब यूनाइटेड नेशन में लाई जाए तब जाके यूनाइटेड नेशन एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी और एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। ऐसा नहीं है कि कल को कंट्रीज कहेगी कि नहीं ये तो सुपर पावर जो है उसके टुट्टू हैं, जैसा बनना जा रहे हैं वैसे वो मान रहे हैं। तो एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज।